हमास के खिलाफ जंग के 14वें दिन इजरायली फौज ने एक बार फिर जोरदार हमला किया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने आतंकवादी संगठन हमास के 100 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की और उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। गाजा में रात भर इजरायली हमलों की भयावह रोशनी चमकती हुई और खौफ से भर देने वाली आवाजें सुनाई देती रहीं। इंतकाम की आग में जलती इजरायली सेना ने इतनी मिसाइलें, इतने रॉकेट और इतने बम बरसाए कि हमास के हैवान पनाह मांगते नजर आए। इजरायली फौज के दावों की माने तो उसने हवाई हमला कर उसके एक अंडरग्राउंड टनल, हथियारों के जखीरे और दर्जन भर से ज्यादा कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया। हमास की नौसेना के एक अहम सदस्य अमजद मजीद मोहम्मद को मार गिराया, जो 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार में शामिल था। इसके अलावा गाजा के जबालिया स्थित एक मस्जिद को ढहा दिया, जिसका हमास के आतंकी हथियार रखने और निगरानी चौकी की तरह इस्तेमाल करते थे। इजरायली वायुसेना ने हमास के हवाई बलों के दस्ते को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना ने सबसे ज्यादा हमले गाजा पट्टी के खान यूनिस पर किए। बताया जाता है कि दहशतगर्द तंजीम हमास के ज्यादातर आतंकी और कमांडर खान यूनिस के रिहायशी इलाकों में ही रहते हैं। दरअसल ये आतंकी गाजा के लोगों का ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और हमलों से बचने के लिए वहां की आबादी वाले इलाकों में छिप जाते हैं। खान यूनिस भी ऐसा ही इलाका है जहां ऊंची ऊंची इमारतों के साथ घनी आबादी है। ऐसे में हमास को मिटाने की कवायद के बीच इजराइल के सामने खान यूनिस पर हमले के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उसे गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में स्थित खान यूनिस पर बम बरसाने पड़ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उसकी नॉर्थ गाजा को खाली करने के अल्टीमेटम के बाद बहुत सारे लोग खान यूनिस की ओर भी जा रहे हैं। हवाई हमलों के साथ इजरायल की फौज गाजा में घुसने को तैयार नजर आई। इजरायल की सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इजरायली सेना गाजा बॉर्डर पर अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाती दिखी, जबकि सैकड़ों की तादाद में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और पैदल सैनिक फाइनल अटैक के लिए गाजा बॉर्डर पर तैनात नजर आए। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि उनका देश इस जंग को जीतने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। הקרב יהיה קרב קשה, אנחנו נהיה מדויקים, חדים, קטלניים, אבל יהיו מחירים। इजरायली रक्षा मंत्री की हुंकार बढ़ते ही उनकी सेना ने वेस्ट बैंक पर धावा बोल दिया। वेस्ट बैंक के एली स्थित एक गैस स्टेशन के पास हमला कर हमास के 4 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। जानकारी के मुताबिक ये वही आतंकी थे जिन्होंने इसी साल जून में इजरायली सेना पर जानलेवा हमला किया था। इजरायल और हमास के बीच फाइनल एनकाउंटर से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पहुंचे और गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों से मिले। मुलाकात के दौरान उन्होंने इजरायली सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया और हमास पर आखिरी प्रहार की मुनादी करते हुए कहा कि शेर हैं, शेरों की तरह लड़े हैं, शेरों की तरह ही लड़ेंगे। אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? यही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि पूरा देश उनके साथ है और इजराइल हमास को मिटाकर ही दम लेगा। כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! नेतन्याहू ने गाजा के पास असेंबली पॉइंट में आईडीएफ गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन के सैनिकों से मुलाकात कर जाहिर कर दिया कि इस बार हमास की खैर नहीं। जमीनी हमले के लिए तैयार इजरायली सेना ने हमास और हिजबुल्लाह की ओर से दागे जा रहे रॉकेट से बचने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र को भी मैदान जंग में उतार दिया है। इजरायल का ये ब्रह्मास्त्र आयरन डोम से भी खतरनाक बताया जाता है, जिसका नाम है आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस मिसाइल रक्षा प्रणाली को राफेल ने तैयार किया है और ये यूएएस यानी मानव रहित हवाई प्रणालियों, CUAS यानी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों, टैंक रोधी मिसाइलों के अलावा रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार को बेअसर कर सकता है। ये खुद और अन्य रक्षा प्रणालियों के साथ मिलकर काम करता है। आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निशाना बेहद सटीक होता है, जबकि ये सुरक्षा बलों और नागरिकों की रक्षा करने में बेहद उपयोगी है। इजराइल के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन बीम भी ऐसा ही एक सिस्टम है जिससे किसी भी हवाई हमले से निपटा जा सकता है।
पहले बताया जा रहा था कि आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2025 तक लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब युद्ध को देखते हुए इसे पहले ही जंग के मैदान में उतारा जा रहा है। इस बेहद खतरनाक हथियार की झलक इजरायल ने पिछले साल पूरी दुनिया को दिखाई थी, जिसके बाद से ही इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन हमास के खिलाफ जंग में इजरायल ने आयरन बीम को उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक इजरायल का आयरन बीम दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी प्लेन, मोर्टार, मिसाइल या फिर बम को ढेर कर सकता है। ये सिर्फ 1 सेकंड में किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। ये सिस्टम भी आयरन डोम की तरह है, लेकिन उससे काफी ज्यादा सस्ता है। आयरन डोम की एक मिसाइल की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। ऐसे में इजराइल के लिए आयरन बीम एक बड़े और सस्ते हथियार के तौर पर कारगर साबित होगा। उधर अमेरिका ने भी इजरायल के हाथ मजबूत करने के लिए एक अहम ऐलान किया। अमेरिकी प्रशासन ने इजरायल से खरीदे गए 2 आयरन डोम सिस्टम उसे वापस भेजने का फैसला किया, जिसकी पुष्टि खुद पेंटागन की प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने की। In addition, Iron Dome interceptors from stocks that the United States has in country have been quickly provided to Israel. And in the days ahead, we'll be flowing additional Iron Dome interceptors so that Israel has the capabilities they need to sustain their Iron Dome defense systems and protect their citizens and cities from rocket attacks. इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को युद्ध सामग्री और सैन्य सहायता की पहली खेप भेजनी शुरू कर दी। लगभग हर दिन अमेरिका से सटीक निशाना साधने वाले हथियार, छोटे बम, 155 मिलीमीटर तोपखाने, गोला बारूद और दूसरे महत्वपूर्ण उपकरण इजराइल भेजे जा रहे हैं। जाहिर है आतंकी संगठन हमास के खिलाफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने अहम सहयोगी इजराइल के हाथ मजबूत करने की पूरी कवायद में जुटा है, लेकिन ये कवायद अमेरिका को भी भारी पड़ रही है। इराक की पुलिस ने 19 अक्टूबर को बताया कि बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिकी सेना के एक बेस पर रॉकेट से हमला किया गया। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने इजराइल हमास युद्ध से इन हमलों का कोई संबंध होने से इनकार किया। वहीं सीरिया में 18 अक्टूबर को अल तनफ गैरिसन पर एक ड्रोन हमला हुआ। इसमें अमेरिकी सैनिकों को मामूली चोटें आईं, जबकि एक ड्रोन को मार गिराया गया। गौरतलब है कि अमेरिका के इराक में 2500 और सीरिया में 900 से ज्यादा सैनिक हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच बढ़ते तनाव से इन सैनिकों पर हमले बढ़ रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले 2 हफ्तों में अपनी नेवी को भूमध्य सागर भेजा, जिसमें कैरियर वॉरशिप और करीब 2000 नौसैनिक शामिल हैं। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग की आग अरब देशों में न फैले, इसे देखते हुए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत को तैनात कर दिया। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इजराइल के दुश्मन चुप बैठने वाले हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अधिकारियों के मुताबिक ये मिसाइलें यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों की ओर से दागी गई थीं। अमेरिका ने 2-3 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. हालांकि अमेरिका ने कहा किसी निशाना बनाया जा रहा था, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि मिसाइलें यमन से लॉन्च हुई और लाल सागर से उत्तर की ओर बढ़ रही थी, जिधर इजराइल है। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को अमली जामा पहनाता नजर आया। इजराइल ने संभावित हमलों के दौरान घायलों के इलाज के लिए नया प्लान भी बनाया और इस प्लान के तहत इजरायली प्रशासन ने अंडरग्राउंड का कायाकल्प कर दिया। इजरायली प्रशासन गाड़ी पार्क करने के लिए बने अंडरग्राउंड गैराजों को अस्पताल में तब्दील करता दिखा। ऐसा ही एक अस्पताल तेल अवीव के 4 लेवल गैराज में तैयार किया गया। अंडरग्राउंड गैराज में बने इस अस्पताल में एक साथ 700 मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। 7 अक्टूबर को हुए हमले से पहले ही इस अस्पताल को चालू कर दिया गया था, जो अब भीषण जंग की सूरत में इजरायलियों के लिए लाइफलाइन साबित होगा। फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मार्च निकाला गया। गाजा में जारी इजराइल के हवाई हमले के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे और इजराइल पर निर्दोष लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया।
इजराइल की तरफ से जारी भीषण एयर स्ट्राइक के खिलाफ फिलिस्तीन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इजराइल के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद फिलिस्तीन के रामल्ला शहर में लोगों ने मार्च निकाला और युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की। फिलिस्तीन समर्थकों के तीखे तेवर के बाद आखिरकार फ्रांस ने प्रदर्शनकारियों को पेरिस में मार्च निकालने की अनुमति दे दी है। फ्रांस अथॉरिटी की तरफ से अनुमति मिलने के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में लोग राजधानी पेरिस में इकट्ठे हुए और इजराइल की कार्रवाई का विरोध जताया। इजराइल हमास के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति के बारे में बंद कमरे में चर्चा की। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने आया है। बाइडेन ने हमास के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया और इजराइल पर हमास के हमले को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़ दिया। जो बाइडेन ने कहा कि हमास और पुतिन दोनों ही पड़ोसी मुल्कों के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो एक बड़ा खतरा है। Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. इस दौरान जो बाइडेन ने हमास को घेरते हुए ये दावा भी किया कि हमास ने फिलिस्तीनी नागरिकों का इस्तेमाल किया और वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता। Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. जो बाइडेन ने कहा कि दूसरे हिस्सों में संघर्ष और अराजकता न फैले, इसके लिए ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। हमास और पुतिन पर हमले के साथ ही जो बाइडेन ने इजराइल को भी बड़ी नसीहत दी। बाइडेन ने कहा कि समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम शांति नहीं छोड़ सकते। लिहाजा इजराइल को भी गुस्से पर काबू पाना होगा और शांति के समाधान के साथ की राजनीति दुनिया के लिए खतरा है, जिसका अमेरिका समर्थन नहीं करता। इसके साथ ही जो बाइडेन ने यूक्रेन और इजराइल को अमेरिका के लिए अहम बताया। बाइडेन ने कहा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन से दूर गया तो खतरा बढ़ेगा और इजराइल से भी अमेरिका मुंह नहीं मोड़ सकता। American alliances are what keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk, if we walk away from Ukraine, we turn our backs on Israel, it's just not worth it. जो बाइडेन ने इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों से जोड़ते हुए दोनों देशों को आर्थिक मदद देने का दावा भी किया। यूक्रेन से जंग पर जो बाइडेन ने पुतिन को घेरा तो रूस ने भी अमेरिका पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि हमास और इजराइल की जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। रूस ने दावा किया कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का टकराव उपेक्षा का परिणाम है, जिसके लिए अमेरिका की सालों पुरानी विनाशकारी नीतियां जिम्मेदार है। रूस के मुताबिक अमेरिका ने संघर्ष का समाधान निकालने की बजाय उसे वर्षों तक दबाए रखा। इजराइल दौरे से लौटे जो बाइडेन का मानना है कि सिर्फ अमेरिका का दखल ही दुनिया को महातबाही से बचा सकता है और इसीलिए अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। जो बाइडेन ने अमेरिकी जनता से कहा कि इजराइल युद्ध में अरबों डॉलर के खर्च की जरूरत होगी। बाइडेन अमेरिकी संसद से इजराइल के लिए अतिरिक्त फंड मंजूर करने की अपील करेंगे। हमास से जारी युद्ध में इजराइल को मदद के तौर पर अमेरिका 14 अरब डॉलर का फंड दे सकता है। अमेरिका ने अपने 2000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा हुआ है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर इजराइल भेजा जा सकता है। इससे पहले अमेरिका ने गोला बारूद से लैस प्लेन और गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत इजराइल भेजा था। अमेरिका ने इजराइल को अर्ले बर्ग डिस्ट्रॉयर मिसाइल्स भी दी है। साथ ही अमेरिका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी इजराइल के लिए रवाना हो चुका है। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद की सुरक्षा को बढ़ा दिया है, जिसकी घोषणा इजराइल की रक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई है। किरियत शमोना शहर दक्षिणी लेबनान के पास का इलाका है, जहां करीब 20,000 से ज्यादा की इजरायली लोगों की आबादी है। इजराइल और हमास जंग के बीच हिजबुल्लाह के हमलों का खतरा इस इलाके में बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए इजराइल ने वहां से अपने नागरिकों को फौरन हटाने का फैसला किया है।
वहीं इस जंग के बीच दक्षिणी लेबनान की सीमा से लगे इन इलाकों पर हो रही बमबारी की तस्वीरें भी सामने आईं, जहां जगह जगह भारी धमाके होते दिखाई दिए। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में बमबारी के बाद आग लगी दिखाई दी। साथ ही वहां से उठता धुआं भी कई किलोमीटर दूर तक फैला नजर आया। इस समय हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमा के पास टकराव भी काफी तेज होता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा से सटे सभी इलाकों को तेजी से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह इन इलाकों पर हमले बढ़ाता है तो बड़ी तबाही की आशंका है। आज इजराइल ने जुमे की नमाज के चलते अल-अक्सा मस्जिद की सुरक्षा को अच्छी तरह पुख्ता किया। आज जुमे का दिन होने की वजह से अल-अक्सा मस्जिद की सुरक्षा में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक तैनात रहे, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद पर 3 धर्मों की दावेदारी है। इसीलिए जुमे की नमाज के बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए अल-अक्सा मस्जिद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इजरायल हमास युद्ध के लिए ईरान को दोषी मानने से इनकार कर दिया। सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए दावा किया कि ईरान को दोषी ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद चीन ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर जानकारी दी कि अब तक 1000 से ज्यादा चीनी नागरिक इजराइल छोड़ चुके हैं। इजराइल के भीषण हमलों के बीच गाजा के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। युद्ध झेल रहे फिलिस्तीनी नागरिक रफा बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रफा बॉर्डर पर अनाज से लदे हुए कई ट्रक खड़े हुए हैं जो बॉर्डर खुलने के इंतजार में हैं। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में अस्पताल भी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। हालात ये हो चले हैं कि वहां घायलों का इलाज मोबाइल फोन की रोशनी में किया जा रहा है, क्योंकि ईंधन के भंडार वहां पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और पानी के साथ साथ बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। जिन घायलों को एम्बुलेंस में भरकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उनके इलाज के लिए वहां न तो पर्याप्त सुविधाएं हैं और न ही दवाएं हैं। वहीं रात के समय घायलों का इलाज करना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। लाइट न होने की वजह से मोबाइल फोन की रोशनी में मरीजों का इलाज करना डॉक्टरों की मजबूरी बन गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि अस्पताल में बिस्तर पर लेटे एक घायल को मोबाइल फोन की रोशनी में डॉक्टर टाँके लगा रहा था और इस दौरान वहां मौजूद 2 लोग मोबाइल फोन पकड़े उसकी रोशनी दिखाते रहे। खान यूनिस के अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने इस हालात को विनाशकारी बताते हुए दावा किया कि उनके पास न तो कोई आईसीयू बेड है और न ही कोई क्रिटिकल केयर टीम है। ऑपरेशन थिएटर लगातार भरा रहता है, लेकिन कोई वेंटिलेटर तक नहीं है। डॉक्टरों ने दावा किया कि मेडिकल सुविधाओं के अभाव में कई लोगों की मौत हुई। गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट हैं, लेकिन जब बात उठती है गाजा के लोगों को शरण देने की, तो एक भी मुस्लिम देश आगे नहीं आ रहा है। गाजा से सटी सीमा वाले मिस्र ने साफ कर दिया है वो एक भी शरणार्थी को अपने देश में घुसने नहीं देगा। कुछ ऐसा ही बयान इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन ने भी दिया है, जिसकी सीमा वेस्ट बैंक से सटी हुई है। वहीं इजराइल के हवाई हमलों से बेहाल हजारों गाजा निवासी मदद की आस लिए मिस्र से सटे बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक गाजा को मिस्र से जोड़ने वाला राफा बॉर्डर क्रॉसिंग लोगों के लिए नहीं खुल पाया है। सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम देश होने के बावजूद मिस्र और जॉर्डन गाजा के मुसलमानों को शरण क्यों नहीं दे रहे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने आशंका जताई है कि शरणार्थियों की आड़ लेकर हमास के आतंकवादी भी उनके मुल्क में घुस जाएंगे। मिस्र को यह भी डर है कि जहां भी हमास के आतंकी पहुंचेंगे वहां इजराइल हमले कर सकता है। ईरान, इराक, तुर्की और कतर समेत मिडिल ईस्ट के तमाम देश फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरुद्ध बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश गाजा के शरणार्थियों की समस्या पर अपना मुंह नहीं खोल रहा है। यहां तक कि फिलिस्तीन को युद्ध की आग में झोंकने वाले हमास के आका भी शरणार्थियों की समस्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। गाजा पट्टी के देर अल बला में गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। बताया गया कि इजराइल हमास की जंग के बीच मानवीय संकट से घिरे गाजा में अब तेल का संकट भी गहरा गया है। इजराइल हमास युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बताया। उन्होंने दावा किया कि इजराइल हमास जंग से हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राजस्थान के दौसा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का पैसा नहीं दे रहे हैं, वही लोग अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दशहरा रैली का टीजर जारी कर दिया है। टीजर में बाला साहब ठाकरे के साथ राम मंदिर का भी जिक्र किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड शुरू होने से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। प्रदूषण की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में खांसी और दम घुटने की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इजराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इजराइल हमास जंग पर गहरी बातचीत हुई। रियाद में हुई इस मुलाकात में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुए, जिसमें हमास इजराइल जंग को आगे बढ़ने से रोकने के समाधान खोजने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही जंग के इलाकों में मानवीय सहायता प्रदान करने की भी योजना पर बातचीत हुई। बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि कैसे आने वाले समय में वहां दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता कायम की जा सके, ताकि भविष्य में लोग ऐसी जंग से बच सकें। इस दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी साफ कर दिया कि गाजा में नागरिकों को निशाना बनाना एक जघन्य अपराध और क्रूर हमला है। बताया जा रहा है कि हमास इजराइल जंग के बीच गाजा इलाके में हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर भी हुए हैं। दक्षिणी गाजा के किबुत्ज नीर ओज इलाके में 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने किस कदर कहर बरपाया, इसकी आप बीती वहां रहने वाले लोगों ने सुनाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 200 से ज्यादा की तादाद में हमास के आतंकी किबुत्ज में दाखिल हुए और हर तरफ गोलीबारी करने लगे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करते रहे। लेकिन हमास के आतंकियों ने इस दौरान कई लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इस हमले में बचे लोगों ने दावा किया कि हमास के आतंकियों ने कई घरों पर रॉकेट से हमला किया, जबकि कई घरों को जला दिया। सामने आए वीडियो में भी दिखा कि कई घर जलकर राख हो गए। कई घरों में गोलियों के निशान साफ नजर आए, तो वहीं कई मकानों में फर्श पर फैला सामान और खून के धब्बे दिखाई दिए। बताया गया कि हमास के आतंकवादियों ने गांव के 400 लोगों में से कम 100 लोगों को मार डाला या उनका अपहरण कर लिया। वहीं तेल अवीव में भी दहशत का सायरन लगातार बज रहा है। वहां रॉकेट से लगातार हो रहे हमले और बमों की बौछार से लोग दहशत में हैं। इस हमले की वजह से वहां कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एक तरफ धमाकों का शोर है तो दूसरी तरफ जंग में अपनों को खोने के दर्द से पैदा हुआ सन्नाटा। लेकिन तेल अवीव में कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके अपने आतंकी संगठन हमास के कब्जे में हैं और उनकी कोई खबर अब तक नहीं मिली है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के कई नागरिकों को बंधक बना लिया और अब वो लोग अपने परिजनों की रिहाई की अपील कर रहे हैं। There are innocent civilians, innocent children in hard conditions. They're not a pawn in a game or a war. They need to be released and released now. इजरायली सेना के मुताबिक हमास के आतंकियों ने 206 लोगों को गाजा में बंधक बना रखा है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी में उन 1000 से ज्यादा लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं जो हमास के हमले में या तो मारे गए या उन्हें बंधक बना लिया गया। इन तस्वीरों को यूनिवर्सिटी के हॉल की खाली सीटों पर लगाया गया था। जो मारे गए वो कभी लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन जो इस वक्त आतंक को पोसने वाले बाजुओं से घिरे हैं उनकी फिक्र है जो जहन को हर रोज खाई जाती है। वहीं हिंदुस्तान में इजराइल के समर्थन में लोग टैटू बनवा रहे हैं ताकि ये याद जिंदा रह सके कि इतने विकास के बाद भी दुनिया ने जंग की ये त्रासदी देखी। और चलिए एक बार फिर जल्दी से इजरायल और हमास जंग का लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। गाजा में जमीनी हमले की तैयारी के बीच इजरायली विदेश मंत्री ने कहा है कि हमास के बंकरों को कब्रिस्तान बना देंगे। वहीं हमास के एक आतंकी ने आईडीएफ के सामने सरेंडर से इनकार करते हुए खुद को उड़ा लिया। इजरायल के मंत्री एवी डाइचर ने कहा कि हमास ने जानवरों की तरह बर्ताव किया और अब इजरायल हमास को जानवरों की तरह मारेगा। हमास के पूर्व प्रमुख ने कहा उनके पास इजरायली सैनिक भी बंधक हैं जो इजरायल को झुकाने के लिए काफी हैं। इजरायल के हमले में अभी तक 4137 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान जा चुकी है। हमास 203 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी डोसा बनाते हुए नजर आए।
कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी ने तेलंगाना के जगतियाल जिले में सड़क किनारे एक दुकान में डोसा बनाया। राहुल ने डोसा बनाने के बाद सड़क किनारे बैठकर उसे लोगों के साथ खाया और उनका हालचाल भी पूछा। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। निठारी हत्याकांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा पुलिस सबूत देने में असफल रही, जिसकी वजह से मोनिंदर सिंह पंढेर को दोष मुक्त करार दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रैपिड रेल स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ देश की पहली रैपिड रेल पटरी पर दौड़ पड़ी। बताया गया कि भारत की पहली रैपिड रेल को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा, जिसका उद्घाटन करने आज पीएम मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद में रैपिड रेल स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर देश की पहली रैपिड रेल सजी धजी सफर करने को तैयार खड़ी थी, जिसने पीएम की हरी झंडी दिखाते ही रफ्तार पकड़ ली। इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। साहिबाबाद रैपिड रेल स्टेशन से पायलट ट्रेन को रवाना करने के बाद पीएम मोदी खुद भी देश की पहली रैपिड रेल के पहले यात्री बने। पीएम मोदी ने यूपीआई से ट्रेन का टिकट खरीदा और उन्होंने बच्चों के साथ नमो भारत ट्रेन में सफर किया। इस सफर के दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन के चालक दल, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, और छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने रैपिड रेल के प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता वाले सेक्शन का उद्घाटन करने के बाद साहिबाबाद में जनता का अभिवादन किया और नमो भारत को देश की आर्थिक ताकत का प्रतीक कहा। पीएम मोदी ने कहा कि इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प का दशक है। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। और जनता को इस गारंटी पर पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। रैपिड रेल को आर्थिक कॉरिडोर के रूप में ही नहीं बल्कि आने वाले चुनाव के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। पीएम ने कहा कि पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई शहर नमो भारत ट्रेन से जुड़ने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। वर्ष 2019 में पीएम मोदी ने रैपिड रेल के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की नींव रखी थी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ रैपिड रेल का नेटवर्क देश के दूसरे राज्यों में भी फैलेगा, लेकिन फिलहाल नमो भारत का मेरठ से दिल्ली तक का पूरा कॉरिडोर जून 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद मेरठ से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी। पूरी तरह बन जाने के बाद रैपिड एक्स का कुल रूट 82 किलोमीटर लंबा होगा। 82 किलोमीटर लंबे रूट पर कुल 25 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट पर 30,274 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी जो पहला फेज है वो शुरू हो रहा है साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। 17 किलोमीटर का इस वक्त वो डिस्टेंस होगा। लगभग 13 से 14 मिनट लिए जाएंगे। रैपिड एक्स में कुल 6 कोच होंगे। इनमें एक प्रीमियम कोच होगा और 5 स्टैंडर्ड कोच होंगे। जैसा कि नाम से ही साफ है, प्रीमियम कोच में चलने वाले लोगों को ज्यादा और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन प्रीमियम कोच में सफर करने के लिए लोगों को किराया भी ज्यादा चुकाना होगा। इस ट्रेन में एक खास कोच होने वाला है। इस वक्त जो सीट्स हैं वो सीट्स में कुछ अलग खास कुशनिंग की गई है। इस प्रीमियम कोच में पैर रखने के लिए जो भी खास तरह से जो इस वक्त स्टैंड दिया गया है, जो किराया होगा कुछ अलग होगा। ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए, धूप आ रही है, तो ये इस वक्त जो शील्ड है उसको भी आप डाउन कर सकते हैं। स्पीड और सुविधाओं के मामले में रैपिड एक्स को मेट्रो से भी बेहतर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नमो भारत को भविष्य में दिल्ली से हरियाणा और दिल्ली से राजस्थान के रूट पर भी चलाने की योजना है।
नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। नमो भारत 60 मिनट में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। अभी मेरठ पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। इस ट्रेन के चलने के बाद ये सफर 35 मिनट में पूरा होगा। नमो भारत में कुल 6 कोच होंगे और पूरी ट्रेन में 400 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। आरामदायक सीट, सामान रखने के लिए रैक के साथ साथ मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा ट्रेन में एसी, वेंटिलेशन और ऑटो लाइटिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी हैं। हर ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेगा। इसके अलावा हर कोच में 10-10 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। प्रीमियम कोच का न्यूनतम किराया 40 रुपए होगा। साहिबाबाद से दुहाई तक के लिए प्रीमियम कोच के यात्रियों को 100 रुपए चुकाने होंगे। वहीं स्टैंडर्ड कोच का न्यूनतम किराया 20 रुपए होगा। साहिबाबाद से दुहाई तक के लिए स्टैंडर्ड कोच के यात्रियों को 50 रुपए देने होंगे। इसरो देश के पहले मानव मिशन गगनयान के परीक्षण की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत शनिवार को अंतरिक्ष एजेंसी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट फायर करेगी। यानी सरल भाषा में कहें तो ये परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इस परीक्षण के दौरान रॉकेट के जरिए क्रू मॉड्यूल की एक रेप्लिका को पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उसे सुरक्षित फिर से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इस टेस्ट को कल सुबह 8 बजे श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च पैड से अंजाम दिया जाएगा। ट्रायल के दौरान सिर्फ रॉकेट को फायर किया जाएगा और उसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा। अंतरिक्ष में वास्तविक मानव मिशन भेजने से पहले इसरो ऐसे कई परीक्षण करेगा ताकि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सब तैयारियां दुरुस्त रही तो भारत का गगनयान साल 2025 में अंतरिक्ष यात्रा पर निकलेगा। लेकिन उसके पहले जो कल अहम परीक्षण होने वाले हैं, उसमें क्या कुछ होगा, कैसे होगा, आइए आपको समझाते हैं। टेस्ट फ्लाइट के लिए एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रॉकेट क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को लेकर ऊपर जाएगा। क्रू एस्केप सिस्टम यानी CES रॉकेट के ऊपरी हिस्से में फिट होगा, जो समुद्र में गिरने से पहले क्रू मॉड्यूल सिस्टम को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। क्रू एस्केप और क्रू मॉड्यूल सिस्टम 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट से अलग हो जाएंगे। टेस्ट व्हीकल से अलग होने के बाद क्रू एस्केप सिस्टम थोड़ी देर के लिए नीचे पहुंचेगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल सिस्टम क्रू एस्केप सिस्टम से अलग हो जाएगा। क्रू मॉड्यूल का सेपरेशन 16.6 किलोमीटर पर शुरू होगा। जब क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा तो ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगा और इसके बाद क्रू मॉड्यूल सिस्टम में लगे एक जोड़ी पैराशूट खुलेंगे, जो तेजी से आगे बढ़ने वाले क्रू मॉड्यूल की गति को कम कर देंगे। इसके बाद तय समय पर बड़ा पैराशूट खुलेगा, जो समुद्र में गिरने से पहले क्रू मॉड्यूल की रफ्तार को कम कर देगा। क्रू मॉड्यूल श्रीहरिकोटा तट से करीब 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगा। वहां तैनात नौसेना की टीम क्रू मॉड्यूल को वहां से निकालकर बाहर लाएगी, जबकि क्रू एस्केप सिस्टम और रॉकेट के बाकी हिस्से समुद्र में डूब जाएंगे। Zee News.